आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है, जो यूनिक केस सीरीज में जो 25 नंबर का केस मैंने अपलोड किया था, उसी केस का डिस्कशन करेंगे। इस केस को डिटेल में जानने से पहले आइए सबसे पहले जो हमारी पशुपालक से वार्ता हुई है उसको सुनते हैं। कि जब पहले दिन इलाज भय रहा है उसके बाद एमा का परिवर्तन भय है, मतलब इलाज के पहले और इलाज के बाद में। इलाज के बाद में ये परिवर्तन भइल कि ये जो है 2 दिन तक तो वही सिस्टम था। हाँ 2 दिन के बाद ये खाने लगी और कल की स्थिति जो हम बता रहे हैं, जितना ये भूसा खाती थी पेट भर के 4 से 4.5 किलो भूसा खाती थी, पूरा इसने खाया सुबह के समय, सुबह के टाइम। 5 किलो तक दाना और 4-4.5 किलो 5 किलो तक भूसा भी खाया। शाम को 2-2.5 किलो भूसा खाई और 2-2.5 किलो दाना। अच्छा, जैसे कल की तुलना में आज ये हाफ ज्यादा रही है क्या? नहीं, हाँ, या इसका हाँफना बंद है। अच्छा, हाँफना बंद ये है। तो हल्का फुल्का, अरे इस तरीके से हाँफती थी कि फेंकती रहती थी पूरा लार वगैरह पोटा। अच्छा, जो पहले हाँफती थी वो अब नहीं हाँफती है? नहीं, हाँफना बंद। अब आइए इस केस को डिस्कस करने से पहले इसकी जो पहले की पृष्ठभूमि है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस केस में 1 महीने के पहले इस एनिमल ने बच्चा दिया था और बच्चा देने के बाद ये आरोपी का केस हो गया था। मतलब प्लेसेंटा इसका मैनुअली रिमूव किया गया है और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट चला है। और ट्रीटमेंट चलने के बाद ये एनिमल जब से बच्चा दिया है तब से सही से नहीं खा रहा है। स्टार्टिंग में ये इसका दूध बढ़ता चला गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब चूँकि चारा नहीं ले रहा था प्रॉपरली, इसलिए दूध देना कम कर दिया है। इसके अलावा इस पशुपालक ने एक चीज़ बताया था कि इसके पेशाब के रास्ते से म्यूकस निकलता है। जब मैंने उसको एग्जामिन किया था तो उसके यूट्रस में किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। और साथ में ये जो म्यूकस स्राव हो रहा है, बहुत सारे ऐसे पशु होते हैं स्टार्टिंग फेज में स्राव होता है लेकिन फिर धीरे धीरे ये स्राव बंद हो जाता है। इसके अलावा एक इसकी हिस्ट्री में ये था, जब मैंने इसको एग्जामिन किया था तो इसका जो टेम्परेचर मुझे मिला था लगभग 104.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब लगभग कमोबेश 105 डिग्री फ़ारेनहाइट मिला था, जो ये शो कर रहा था इसके शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। और साथ में वो एनिमल हाँफ रही थी और हाँफने के साथ साथ इसमें कफिंग की हिस्ट्री बहुत सीवियर थी। तो यहाँ से हमको एक रास्ता मिला कि हम इसको समझ सकें कि ये हीट स्ट्रेस का केस है या इसके लंग में कोई प्रॉब्लम्स है। अगर हीट स्ट्रेस का केस होता तो वहाँ पे इसको जो कफिंग की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है, क्योंकि यूट्रस में कोई इन्फेक्शन था नहीं, इसके बॉडी के दूसरे पार्ट में उस लेवल का इन्फेक्शन नहीं था, क्योंकि ये चारा लेती थी लेकिन कम मात्रा में लेती थी। लेकिन जब खांसी आने लगती थी तो खांसी से वो इतनी परेशान हो जाती थी जिसकी वजह से वो चारा छोड़ देती थी। तो ये पूरी इसकी पूरी कहानी है। इस केस में जो मैं अपना फाइनल टेंटेटिव डायग्नोसिस बना रहा था तो वो पूरा पशुपालक से हिस्ट्री लेने के बाद और अपना एग्जामिनेशंस करने के बाद जो मैंने अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाया था वो यही बनाया था कि इस केस में इस कैटल्स में इसके लंग में इन्फेक्शन है और बेसिकली लंग वर्म का इन्फेक्शन है और बाद में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इसमें सेटअप हो जाता है जो आगे की कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करता है। सामान्य तौर पे जो कैटल में देखा जाता है जो लंग वर्म होता है जिसको डिक्टियोकैलस बेबीपैरस बोला जाता है, इनका इन्वॉल्वेशन होता है। ये बेसिकली करते क्या हैं कि जो हमारी ब्रांक्यूल्स होता है उसमें ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं और उसके बाद वहाँ पे क्या काज करते हैं, इंटरस्टिशियल इम्फाइस्मा काज करते हैं और साथ में पल्मोनरी इडिमा काज करते हैं और इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। तो अधिकांश बार अगर हमारा जो प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति है अगर इसकी सीवियरिटी को नहीं जानता है और उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर सटीक नहीं होता है तो इस केस में इम्फाइस्मा इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि उसकी वजह से इस एनिमल को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है और जिसकी वजह से कई बार ऐसे पशु की डेथ हो जाती है। लंग वर्म इन्फेक्शन जब भी किसी एनिमल में होता है उसको एक और नाम भी बोला जाता है, बर्मिनस ब्रोंकाइटिस के नाम से बोला जाता है या उसी का एक दूसरा भी नाम
होता है जिसको वर्मिनस निमोनिया बोला जाता है। ये बेसिकली इनके सिनोनिम्स हैं जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से टेक्निकली जानते हैं। एक्चुअली में फील्ड कंडीशंस में ये जो लंग वर्म का इन्फेक्शन होता है इसको हम ऐसे पहचानते हैं कि इस टाइप के जो केस मिलेंगे आपको, चाहे कैटल हो चाहे बफेलो हो या कोई और हो, तो उसमें आपको बेसिकली क्या मिलेगा, एक तो डिस्पनिया मिलेगा, मतलब पेनफुल ब्रीदिंग, जब वो सांस ले रही होगी तो आपको लगेगा कि ये कंफर्ट जोन में नहीं है, और साथ में उसमें कफिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। और कफिंग का पैटर्न एक चीज़ और आप देखेंगे कि जैसे टेम्परेचर डाउन होगा उसकी कफिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगती है, या अगर उस एनिमल को आप स्नान ज़्यादा कराने लगो, उसको नहलाओ ज़्यादा, उसके ऊपर पानी ज़्यादा डालो, तभी कफिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक साइन होते हैं जिसके बेसिस पे हम फील्ड कंडीशंस में पता लगाते हैं कि इस एनिमल को एक्चुअली में लंग वर्म का इन्फेक्शन है। एक्चुअली में जब किसी भी कैटल्स में लंग वर्म का इन्फेक्शन होता है तो उसमें जो एल्वुलाई होता है, एल्वुलाई में जो ल्यूमन होता है उसमें बेसिकली जो सेलुलर एक्सुडेट होता है और उसके साथ फ्रॉथी म्यूकस होता है, और साथ में जो एडल्ट हमारा डिक्टोकॉलस विविपैरस होता है ये भरा रहता है, और ये करता क्या है कि वहाँ पे इरिटेशन काज करता है, और जब ब्रोंकियल इरिटेशन होता है तो उसी की वजह से कफिंग होने लगती है उस एनिमल्स में। तो इस केस में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले पैरासाइट को मारने के लिए आपको कोई डोराबैक्टीन या आइवरमेक्टिन में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। साथ में जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज करना पड़ेगा, और इसके साथ में एक पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं फ्लोनिक्सिन का यूज किया जाता है। साथ में अगर कोई एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है, जैसे इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, तो इसमें हमने कार्टिकोस्टेरॉइड भी यूज किया था ताकि इसको जल्दी से आराम मिले। लेकिन कार्टिकोस्टेरॉइड की एक प्रॉब्लम ये रहती है कि वो जो मिल्क यील्ड होता है वो उसको भी कम करता है। तो आप अपना जैसा सिचुएशन हो उस सिचुएशन के अनुसार आप उसका यूज कर सकते हैं। इन सभी मेडिसिन के साथ साथ में इस एनिमल्स को आपको फ्लूइड थेरेपी भी करना होता है, और साथ में इसमें मल्टीविटामिन जरूर देना होता है ताकि स्ट्रेस को कम किया जा सके। इस टाइप के जब भी केस आपको मिलते हैं फील्ड कंडीशंस में, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आपको इस एनिमल को ट्रीटमेंट देना होता है। सामान्य तौर पर 1 वीक के अंदर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एक चीज़ और समझना होगा, परमानेंट इसमें जो कफिंग ख़त्म होती है उसमें लगभग 4 वीक का, लगभग 1 माह का समय ले लेता है। एक पूरी तरीके से खांसी को आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, तो वो अपना प्रॉपर एक समय लेता है, और उस समय तक इसको कुछ ना कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपको चलाना होता है। अब जैसे वर्तमान में ये गर्मी का सीज़न है, गर्मी के सीज़न में आपको कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपको देना है, चाहे इसे इलेक्ट्रोबेस्ट पाउडर होते हैं या आइस पाउडर होते हैं, प्रोवेलेंट पाउडर होते हैं, ताकि वो हीट स्ट्रेस को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकें। और साथ में अगर आप इम्यूनिटी बूस्टर कोई दे रहे हैं तो उससे और अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली में इस केस में जो पहले दिन का ट्रीटमेंट मैंने किया था उसके करने के बाद इसकी लगभग काफ़ी समस्याएं क्लियर हो गई थी, लेकिन जो कफिंग की प्रॉब्लम थी, जो खांसी आ रहा था, उसका समाधान अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जैसा कि मैंने बताया है कि इस केस में जो खांसी होता है वो लगभग 1 माह का समय लेता है सही होने में। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट अपने सभी व्यूअर्स से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले दिन किसी और केस के साथ, तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।